Hi friends, welcome back to the SB Geography चैनल। और आज हम लोग रूरल सेटलमेंट पैटर्न्स इन इंडिया, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट टाइप्स, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको बता दूं, ह्यूमन सेटलमेंट्स के विषय में ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत सीरीज में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं और इस क्रम में हम 2 वीडियो अपलोड करेंगे। पहला जो आज रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया, और अपकमिंग जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो अर्बन सेटलमेंट्स इन इंडिया। और ये जैसा कि आप जानते हैं इंडिया ज्योग्राफी के सीरीज के अंतर्गत होगा। तो आज का हम लोग विषय शुरू करते हैं, रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया। मानव अधिवास या सेटलमेंट के बारे में हमने पढ़ा है। ये ऑक्युपेंस यूनिट होता है, मानव के द्वारा घेरा गया स्थान, स्थायी रूप से घेरा गया स्थान, उसकी इकाई को हम सेटलमेंट या मानव अधिवास या मानव बस्ती कहते हैं। ये हम लोगों ने अपने ह्यूमन ज्योग्राफी सीरीज के 2 एपिसोड्स में डिस्कस किया था। और ये जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, मानव बस्तियां हैं, ये छोटे से एक गांव या पूर्वे, जिसको हम हैमलेट कह सकते हैं, कुछ झोपड़ियों का या कुछ घरों का एक छोटा सा समूह जो हैमलेट कहलाता है। तो एक हैमलेट से लेकर के और बड़े से बड़े मेगा सिटीज तक सभी ऐसे स्थायी रूप से घेरे गए स्थान हम मानव बस्तियों के अंतर्गत रखते हैं। इसमें हाउसेज होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, रोड्स, स्ट्रीट्स, एलीज, गलीज, जिसको हम बिल्टअप एरिया कहते हैं, निर्मित क्षेत्र। तो ये निर्मित क्षेत्र ही मानव के द्वारा घेरा गया स्थान है और उसकी अलग अलग इकाइयां, जैसे मैंने कहा, राइट फ्रॉम अ स्मॉल हैमलेट टू द मेगा सिटीज। हम आप देखें, इसमें सभी मानव अधिवासों में ग्रुपिंग ऑफ हाउसेज होती है, कई घर, कई झोपड़ियां, उनका एक ग्रुप होता है। और साथ साथ एपोर्शनिंग ऑफ टेरिटरी, ये 2 मुख्य मुद्दे हैं। घरों का समूह, ग्रुपिंग ऑफ हाउसेज, एंड एपोर्शनिंग ऑफ टेरिटरी। जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल एरिया है, तो वहाँ लोगों के अपने कृषि क्षेत्र हैं, अपने खेत हैं, कल्टीवेटेड लैंड है अपना। शहरों में अपने उनके घर हैं, वेयर हाउसेज हैं, शॉप्स हैं, इंडस्ट्रियल इंक्लोजर्स हैं। ये सभी मिलकर के एक अधिवास या एक सेटलमेंट बनाते हैं। हम लोगों ने रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ा है, उनके बीच में क्या डिवाइडिंग लाइन है, उनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, उसके पैरामीटर्स, ये सब पढ़ा है आपने। यहां ध्यान देने की बात यह है, कुछ बस्तियां ऐसी हैं जो स्मॉल एंड स्पेर्सली स्पेस्ड, छोटी बस्तियां, छोटे घरों के समूह और दूर दूर फैले हुए, स्पेर्सली लोकेटेड भी है और स्मॉल भी है, जिनको हम ग्रामीण बस्तियां कहते हैं। विलेजेस से इनका रिलेशन है। ठीक इसके अपोजिट आप देखेंगे, लार्ज एंड क्लोजली स्पेस्ड, ये प्रायः अर्बन सेंटर्स हैं, टाउन्स हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं या मेगा सिटीज हैं। अभी हमने कहा कि राइट फ्रॉम अ स्मॉल हैमलेट टू द मेगा सिटी, तो जो छोटे अधिवास हैं, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ हाउसेज,
और जिनमें डिस्टेंसिंग दूर दूर है, स्पेसिंग दूर दूर है, और क्लोजली जो डिस्टेंस्ड हैं, एक दूसरे के पास में हैं और दूर दूर तक फैले हुए हैं, वो सभी अर्बन सेंटर्स कहलाते हैं। फिर आप देखेंगे जो ये छोटे ग्रामीण अधिवास हैं, उनमें लैंड बेस्ड एक्टिविटीज हैं। ग्रामीण अधिवासों में प्रायः जो उनका इमीडिएट इन्वायरमेंट है, लैंड पर्टिकुलरली, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड और एनिमल हस्बेंड्री है। तात्पर्य ये प्राइमरी एक्टिविटीज पर बेस्ड होता है यहाँ की इकोनॉमी। फिर आप देखें, अगर अर्बन सेंटर्स की बात करें तो एक तो वो बहुत क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, घने बसे होते हैं, और साथ ही एक्टिविटीज की बात करें तो यहाँ पर सेकेंडरी एक्टिविटीज और टर्शरी एक्टिविटीज अधिक रहती हैं। रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग करना, डिफरेंट टाइप के फिनिश्ड आइटम की मैन्युफैक्चरिंग करना, और तमाम सेवाएं, सर्विसेज जो टर्शरी एक्टिविटीज के अंतर्गत आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ, ये सभी सर्विसेज, बिजनेस एक्टिविटीज, ये अर्बन सेंटर्स काम करते हैं। अर्बन सेंटर्स आप देखेंगे प्रायः एक नोडल सेंटर या नोड के रूप में काम करते हैं, जो न केवल अपने सेटलमेंट के निवासियों के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं, बल्कि साथ साथ में जो एडजॉइनिंग रूरल सेटलमेंट्स हैं, कंट्री साइड है, जो आसपास ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनके लिए भी ये सभी सेवाएं प्रदान करते हैं। एक तरीके की इंटरडिपेंडेंस है इन रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स में। अर्बन सेटलमेंट्स अपनी सर्विसेज रूरल एरियाज को देते हैं, और रूरल सेटलमेंट्स भी लाइक मिल्क प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस हैं, ये सभी चीजें शहरों तक या अर्बन सेंटर्स तक पहुंचाते हैं। तो देयर इज अ परफेक्ट इंटरडिपेंडेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेंटर्स। आपने देखा साइज और स्पेस की बात हम करें तो रूरल और अर्बन सेंटर्स डिफरेंट हैं। फिर अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें, इकोनॉमिक करेक्टर की बात करें, तो भी रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स डिफरेंट हैं। हम सोशल सिस्टम्स की बात करें तो रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स डिफरेंट हैं। हम इन्वायरमेंट की बात करें, इकोलॉजी की बात करें, इन सब अर्थों में आप देखेंगे जो ग्रामीण अधिवास हैं, जो छोटे अधिवास हैं, वो इन काउंट्स पर, इन आधार पर नगरीय बस्तियों से भिन्न होते हैं। हम एक बार फिर रिपीट कर सकते हैं। साइज एंड शेप, इकोनॉमिक कैरेक्टर, सोशल स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, ये सब रूरल सेटलमेंट्स और अर्बन सेटलमेंट्स में अलग अलग होती है। आप देखिए, रूरल सेटलमेंट्स में सोशल सिस्टम्स की बात करें, लेस एंड लेस मूवमेंट इज इन रूरल सेटलमेंट्स। जो गांव हैं, ग्रामीण बस्तियां हैं, हैमलेट्स हैं, विलेजेस हैं, उनमें लोगों का मूवमेंट कम होता है। जाहिर है कि वहां ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज उतनी नहीं है, ना ही उनकी एक्टिविटीज इतनी वाइड स्प्रेड है, तो मूवमेंट कम होता है। लेकिन मूवमेंट कम होता है तो सोशल सेटअप उनका बहुत क्लोज है, दे आर सोशली इंटीग्रेटेड, जुड़े हैं एक दूसरे से। ऑन द कंट्ररी, अर्बन सेटलमेंट्स की बात करें तो वहां मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, दूरियां बहुत ज़्यादा हैं कह लें, और ये दूरियां सोशल डिस्टेंसेस में भी कन्वर्ट हो जाती है। हम प्रायः एक टर्म सुनते हैं, मेट्रोपॉलिटन कल्चर।
ये बड़े बड़े शहरों में, शहर जितना बड़ा होता जाता है ये इन सेटलमेंट्स में हमको देखने को मिलता है। सामाजिक दूरियां भी दिखती हैं। माने जैसे हाउसिंग, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, स्ट्रीट्स, ये सब बहुत एक साथ होते हैं लेकिन दूर दूर बसे हुए गांव होते हैं। ठीक इसी तरीके से ये दूर दूर बसे हुए गांव, इनका सोशल स्ट्रक्चर इंटरट्वाइंड होता है, एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। ऑन द कंट्रेरी जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं उनमें ये जो सोशल सिस्टम्स हैं, सोशल कैरेक्टर इसका चेंज हो जाता है, इकोनॉमिक कैरेक्टर इसका चेंज हो जाता है। अब हम बात करते हैं रूरल सेटलमेंट टाइप्स की, पर्टिकुलरली सेटलमेंट टाइप्स इन इंडिया। भारत में ग्रामीण बस्तियां कितने प्रकार की होती हैं और इसके लिए डिसाइडिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, हमारे देश में बस्तियों का प्रकार क्या होगा, सेटलमेंट टाइप्स क्या होंगे, उसके लिए कुछ कारक महत्वपूर्ण है। जैसे फिजिकल फैक्टर्स, सबसे पहले तो भौतिक कारक, इसमें टेरेन एंड टोपोग्राफी, धरातलीय बनावट कैसी है, क्योंकि धरातलीय बनावट से बहुत सारी चीजें गवर्न होती हैं। समतल मैदानी भाग है तो कृषि क्षेत्र वहां पर है, वहां पर अंडरग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी आसान है, वहां ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना, इरेक्ट करना, कंस्ट्रक्ट करना आसान है। तो टेरेन एंड टोपोग्राफी सेटलमेंट टाइप्स को हमारे देश में प्रभावित करती है। अल्टीट्यूड, हाइट, ऊंचाई क्या है समुद्र तल से, केवल समुद्र तल से नहीं, आप देखें रिलेटिव हाइट भी, जहां प्राय बाढ़ें आती हैं, जो वाटर लॉगिंग एरियाज हैं, उन क्षेत्रों से हट करके कुछ ऊंचे स्थानों पर आपको बस्तियां मिलती हैं। क्लाइमेट की हम बात कर सकते हैं। हाउस कंस्ट्रक्शन या हाउस टाइप्स क्लोजली रिलेटेड होते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस से। या आप देखें पहाड़ी ढालों पर घर या बस्तियां, सेटलमेंट्स कहाँ मिलते हैं, एकदम घाटी की जड़ के पास, बॉटम के पास नहीं, बल्कि ढाल पर थोड़ा ऊंचाई पर, क्योंकि आप वहां जानते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है, तापमान का प्रतिलोमन होता है। तो बिल्कुल घाटी की जड़ के पास बहुत ही डैम्पनेस रहती है, तो लोग घर जहां पर मोर कंफर्टेबल, जहां ज्यादा सूटेबिलिटी है, थोड़ी ऊंचाई पर ढाल पर अपने घर बनाते हैं। तो जलवायु भी प्रभावित करती है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। अभी जैसे मैंने कहा था कि टेरेन और टोपोग्राफी भी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर को प्रभावित करती है, लेकिन जल आपूर्ति, क्योंकि बहुत आवश्यक है ये संसाधन, और विशेषकर ग्रामीण बस्तियों में तो और भी। हमने शुरू में ही कहा, जो ग्रामीण बस्तियां हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी बेसिक नीड्स के लिए अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट पर निर्भर करती हैं। उनकी सारी आवश्यकताएं इमीडिएट इन्वायरमेंट से पूरी होती हैं, और जल की आवश्यकता बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक यूज के लिए भी, इरिगेशन के लिए भी। तो ग्रामीण बस्तियां जल आपूर्ति की व्यवस्था से, वितरण से प्रभावित होती है। कल्चर एंड एथनिक फैक्टर्स, सांस्कृतिक सामाजिक कारक भी प्रभावित करते हैं। लोगों के रहन सहन का तरीका क्या है, लोगों के रीति रिवाज क्या है, किस तरीके से वो बसना चाहते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज वो पसंद करते हैं, यह भी एक फैक्टर है ग्रामीण बस्तियों के टाइप्स या उनकी क्लासिफिकेशन को निर्धारित करने में। सिक्योरिटी बहुत बड़ा एक फैक्टर है। चोरों से, डाकुओं से, लुटेरों से, तमाम तरीके के इंट्रूडर्स से स्वयं को बचाना, इवन जो जंगली जानवर हैं उनसे अपने आप को बचाना। भाई घर जितना हमको मौसम संबंधी अतिरेक से सुरक्षा देता है, उतना ही घर का एक ये पर्पस भी होता है कि हम बाहरी लोगों के अतिक्रमण से, इंट्रूडर्स से बचें, सुरक्षित रहें। तो ये भी एक कारक है। अब हम एक एक करके भारत में जो ग्रामीण बस्तियों के प्रकार हैं
और उनसे जुड़े कारक कौन उनको प्रभावित करते हैं उनकी चर्चा करेंगे। हमारे यहां देश में 4 प्रकार की ग्रामीण बस्तियां हैं। क्लस्टर्ड या कंपैक्ट, संघत बस्तियां या गुच्छित बस्तियां। सेकंड, सेमी क्लस्टर्ड, अर्धगुच्छित या अर्धसंघत बस्तियां। थर्ड, हैमलेटेड सेटलमेंट्स, पूर्वों वाली छोटे छोटे गांव के समूहों वाली बस्तियां। और फोर्थ है डिस्पर्स्ड या आइसोलेटेड, बिखरी हुई, परिक्षिप्त या एकाकी बस्तियां, दूर दराज छोटी छोटी बस्तियां। पहले हम बात करें गुच्छित बस्तियों की, क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स की। अभी हमने पढ़ा था एक्टिविटीज ग्रामीण बस्तियों में लैंड बेस्ड होती है। तो जिन जिन भागों में हमारे देश के उपजाऊ जलोढ़ मृदा है, जो नदियों के मैदान है, नदियों के बेसिन है या नदियों के दोआब हैं, पर्टिकुलरली उत्तर भारत में आप देखें जो गंगा सिंधु का मैदान है, पूरे मैदानी भाग जहां पर उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी बिछी हुई है, उन क्षेत्रों में ऐसी गुच्छित बस्तियां पाई जाती हैं। कारण क्या है? दूर दूर तक उपजाऊ कृषि क्षेत्र पाए जाते हैं जिसमें अधिक लोगों का भरण पोषण या निर्वहन हो सकता है, अधिक लोगों की लाइफ सस्टेन करते हैं वो, इसलिए वहां पर घनी बस्तियां हैं, एकदम क्लोजली स्पेस्ड, बड़े बड़े गांव हैं। इतना ही नहीं, आप देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारे यहाँ हैं, वहां पर भी गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। कारण थोड़ा डिफरेंट है, सुरक्षा का भी कारण है और साथ साथ आप देखते हैं संसाधनों की उपलब्धता भी एक कारण है। अब जैसे जल आपूर्ति है, पर्वतीय भाग है, पठारी भाग है, उत्तर पूर्व का, जल आपूर्ति की बात करें, जहां कहीं एक पानी का स्रोत है, जहां सुविधाजनक ढंग से अधिक लोगों को जल उपलब्ध हो जाता है, वहां पर बस्तियों का क्लस्टरिंग या समूहन या वहां संघत बस्तियां, घनी बस्तियां पाई जाती हैं। ऐसे ही बुंदेलखंड और नागालैंड की बात करें, देखिए यहां पर सुरक्षा का कारक है। आप सब जानते हैं बुंदेलखंड में जैसे चंबल का इलाका है, लुटेरों और डाकुओं का इलाका है, तो लोग सुरक्षा की दृष्टि से भी क्लस्टर्ड होकर के एक बड़े समूह में तमाम लोग एक साथ होकर के रहना पसंद करते हैं, इसलिए वहां पर भी घनी गुच्छित बस्तियां पाई जाती हैं। राजस्थान में देखिए जल आपूर्ति फैक्टर आता है, दूर दूर तक बहुत ही शुष्क भाग हैं जहां जल आपूर्ति पर्याप्त नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है लोग जल आपूर्ति के लिए, चाहे कृषि कार्य हो, चाहे उनके दैनिक उपयोग के लिए जल की आवश्यकता हो। तो वहां अगर कोई एक पानी का स्रोत बहुत ही कंफर्टेबल, खूब अधिक पानी की उपलब्धता है, जल की उपलब्धता है, वर्ष भर उपलब्धता है, तो वहां पर अपने आप घनी बस्तियां, और फिर बहुत दूर तक कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर जल उपलब्ध होता है, और फिर लंबी दूरी के बाद कहीं एक क्षेत्र और ऐसे जल संसाधन युक्त होगा तो वहां पर भी घनी बस्तियां पाई जाएंगी। तो ये क्लस्टर्ड सेटलमेंट भी आप देखेंगे सारे कारकों का प्रभाव पड़ता है, चाहे वो धरातल की बनावट हो, चाहे मृदा की उर्वरता हो, चाहे वो जल आपूर्ति हो, चाहे सुरक्षा के आयाम हो। अब इसके बाद हम बात करें सेमी क्लस्टर्ड, अर्धगुच्छित या अर्धसंगत बस्तियां। जाहिर है क्लस्टर्ड से थोड़ा कम, जो क्लस्टर्ड बस्तियां हैं, क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स हैं, उनमें समूहन अधिक है, क्लस्टरिंग अधिक है, अधिक घने हैं, उनसे थोड़ा कम घने। आप यहां पर ध्यान देंगे ये ज्यादातर आप देखिए गुजरात के मैदान और राजस्थान, इन क्षेत्रों में ऐसे अर्धसंगत या अर्धगुच्छित बस्तियां पाई जाती हैं। कारण लगभग उसी तरीके के हैं, जो संसाधन है, जैसे भूमि की उर्वरता है या कुछ दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उनके लिए रिसोर्सेज जो कि इमीडिएट इन्वायरमेंट में ही मिलते हैं। ये बात हमें हमेशा बैकअप माइंड रखनी है।
ग्रामीण बस्तियों की एक्टिविटीज, ग्रामीण बस्तियों के क्रियाकलाप उनके इमीडिएट इन्वायरमेंट से, जो उनके आसपास भौतिक पर्यावरण है, उससे रिलेटेड होते हैं। तो इन जगहों पर क्या है, राजस्थान में भी जैसे मैंने जल की आपूर्ति की बात की, गुजरात में भी इसी तरीके से बहुत सारे क्षेत्र तो हैं जहां आप सभी जानते हैं नमक के दलदल बहुत सारे हैं। रन ऑफ कच्छ का नाम आपने सुना है उन क्षेत्रों में। लेकिन जहां कहीं भी संसाधन, कहीं एक जगह पर बहुत बड़ा उपजाऊ कृषि क्षेत्र है तो वहां पर गुच्छित बस्तियां होंगी। फिर लंबी दूरी तक कृषि क्षेत्र नहीं है, जैसे राजस्थान में क्या है, एक जगह जल आपूर्ति का साधन है, फिर लंबी दूरी तक जल आपूर्ति का साधन वैसा सोर्स नहीं है, तो वो दूरी हो जाएगी। इस तरीके से ये क्लोजली स्पेस तो होंगे, जो गांव होंगे वो घरे होंगे, लेकिन गांव एक यहां पर है तो दूसरा हो सकता है 10 किलोमीटर पर हो। इस तरीके से ये सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स हैं। इनमें भी आप देखेंगे एक पेरेंट विलेज होता है, ये नॉमेनक्लेचर है, जनक गांव कह लीजिए, मुख्य गांव, और उसके आसपास उससे रिलेटेड, उसी से जुड़े हुए छोटे छोटे गांव होते हैं। इसको हम हैमिल्टिंग भी कह सकते हैं। और ये उसी बड़े गांव का हिस्सा फ्रेगमेंट होकर के या टूट करके या अलग होकर के कुछ दूरी पर जाकर के बसता है। और यहां दोनों चीजें संभव हो सकती हैं। ये इनफोर्स्ड भी हो सकता है, मजबूरी में भी हो सकता है। उन्होंने अपना, जो बड़े गांव में रहते थे, सुरक्षा की दृष्टि से उनके खेत आसपास हैं। अभी शुरू में हमने पढ़ा था ना कि एपोर्शनिंग होती है टेरिटरी की, उनका कृषि क्षेत्र वहीं पर है। अगर वो पशु चराते हैं तो उनका चरागाह वहीं पर है कहीं कम्युनिटी रिसोर्सेज के रूप में। उसको छोड़ करके दूसरी जगह पर बसते हैं तो कभी कभी इन्फोर्स्ड होता है, कुछ सोशल सिस्टम्स हैं, हो सकता है कुछ विभिन्न जातियां वहां पर रहती हों जो उनको ना भाती हों या उनको वो उतना महत्व न देते हों, सोशली उनको बहुत डाउन ट्रॉडन महसूस कराया जाता हो, इसलिए जाते हों, या कई बार उनकी आवश्यकताएं हो सकती हैं। उनका जो टेरिटरी है, उनका जो कृषि क्षेत्र है, वह कहीं दूरी पर है तो वहां तक जाने में उनको दिक्कत होती है, दूरी के कारण, तो वहीं पर जाकर के घर बना सकते हैं। इस तरीके से जो समूहन होता है बस्तियों का, जो क्लस्टरिंग होती है, वो थोड़ी छितरा जाती है। लेकिन बस्तियां घनी होती हैं यहां भी क्लस्टर्ड सेटलमेंट के तरीके से, बस बस्तियों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। अब बात आती है हैमलेटेड सेटलमेंट्स। देखिए इसका नाम ही है पूर्वों वाले बस्तियां। आप देखिए हमारे देश में जो छोटे छोटे गांव हैं, हमने शुरू में कहा था एक छोटे गांव पूर्वे या हैमलेट से लेकर के और बहुत विशाल मेगा सिटीज तक सबको हम मानव बस्ती कहते हैं। यहां चूंकि बात हम गांव की कर रहे हैं, ग्रामीण बस्तियों की कर रहे हैं, तो हैमलेट हमारे देश में उनके अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है। पुरवा कहते हैं, पन्ना कहते हैं, पाड़ा कहते हैं, पल्ली कहते हैं, नगला कहते हैं। और ये प्राय देखेंगे एक, जैसे मैंने कहा था अभी, पेरेंट विलेज होता है, मुख्य गांव होता है। उस मुख्य गांव से ही ये टूट करके अलग हुए हैं और कारण वही है, दबाव में या मजबूरी में इनफोर्स्ड हैमलेटिंग भी होती है और अपने मन से भी। थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे अभी मैंने कहा था एक बड़ा गांव है, पेरेंट विलेज, मुख्य गांव, वहां पर कुछ लोग रहते हैं। कभी कभी क्या है, कुछ जात या वर्ग विशेष के लोग, हमने कहा था ना अभी कि भाई सोशल सिस्टम्स भी ग्रामीण बस्तियों में आकार प्रकार को, उनकी गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। अब कोई वर्ग विशेष के लोग हैं जिनको महसूस होता है कि हमको यहाँ उतना सम्मान नहीं मिलता, हमको यहाँ जो ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, या हम अपनी जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, जो खेती किसानी हमारी है, जो पशुपालन है, या हम छोटा मोटा कोई अगर धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, तो वो अपने उस पेरेंट विलेज से, मुख्य गांव से दूरी पर बसते हैं। कहां पर बसते हैं आप ध्यान दीजिए, उसका खेत 2 किलोमीटर दूर है अपने घर से, जिसमें आप देखिए छोटा सा खेत है, जुताई बुआई करने के लिए उसको कितनी दूर जाना पड़ता है
अपना हल बैल लेकर के। शाम तक पूरा काम नहीं हुआ तो फिर लौट करके आना पड़ता है लाद करके, और सुबह फिर। ऐसे में वो क्या करता है, कभी ये इन्फोर्स नहीं होता, उसको लगता है कि भाई यहाँ आए तो काम खत्म करके जाएंगे, एक रात यहीं रुक जाते हैं। और उसमें भी वो देखता है कि कहीं कुआं है आसपास कि नहीं, या पीने का पानी आसानी से मिल जाएगा कि नहीं, या सुरक्षित हम हैं कि नहीं है। तो वहाँ वो रात में रुकता है, तो एक टेम्परेरी झोपड़ी बना लेता है। कभी कभी पंप सेट वहाँ लगाता है, उसकी देखरेख के लिए उसको वहाँ रहना पड़ता है, चोर उसको ना उखाड़ करके ले जाए। तो उस पर एक छोटा फूस का झोपड़ी बनाता है, ट्यूबवेल बनाता है, तो उस पर एक अपना शेड बनाता है। तो ऐसे छोटा टेम्परेरी घर बनाया। अब गांव से और किसी व्यक्ति ने देखा कि भाई एक आदमी तो वहां पर बस गया है, मेरा भी खेत है, अब 2 लोग हो जाएंगे तो सुरक्षा हमारी अधिक होगी, अच्छी से हम वहां रह सकते हैं। तो 2 लोग करते हैं, 3 लोग करते हैं, ऐसे ऐसे करके पेरेंट विलेज से एक छोटा पुरवा या छोटा पन्ना, छोटा पाड़ा या नगला अलग हो जाता है वहां पर भी। और आप ध्यान देंगे हमारे यहाँ गांव का नाम वही रहता है जो पेरेंट विलेज का है। रामनगर है मान लीजिए उदाहरण के लिए, और रामनगर से ही 3 पुरवे अलग हुए तो उन सबको रामनगर कहा जाता है। ये हैमलेटिंग होती है। यहां पर भी पहले छोटा जो पन्ना या पाड़ा बनेगा या हैमलेट बनेगा, 2-4 घरों का एक बस्ती होगी, हैमलेट होगा, पुरवा होगा, लेकिन स्पेसिंग क्लोजली वहां पर भी होगी। अब आप देखें डिस्पर्स या आइसोलेटेड सेटलमेंट्स, उन कारकों को फिर ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए मैदानी भाग ही है लेकिन बंजर भूमि है, वेस्टलैंड है, उपजाऊ भूमि नहीं है। एक कोई क्षेत्र है, एक छोटा सा क्षेत्र जहां पर कुछ हेक्टेयर या कुछ स्क्वायर किलोमीटर कृषि योग्य भूमि है, अच्छी उपजाऊ भूमि है, तो वहां पर लोग रहेंगे। फिर बहुत दूर तक बंजर ऊसर लंबी दूरी तक है जहां कृषि कार्य नहीं किए जा सकते, तो जाहिर है वहां सस्टेनेंस नहीं होगी। किस पर डिपेंड करेंगे? तो फिर वो व्यक्ति खोजता है जहां पर फिर एक जगह कहीं छोटा सा समूह होगा इन संसाधनों का। अब चाहे वो कृषि भूमि हो, चाहे जल आपूर्ति हो, चाहे सुरक्षा के आयाम हो, दूर दूर पाए जाते हैं। चाहे टोपोग्राफी की बात हो, जैसे वन क्षेत्र हैं, ट्राइबल्स वहां रहते हैं, तो जहां छोटा उनको चरागाह दिखा, जहां सुरक्षित दिखा कि उनके पशुओं के लिए भी पानी, यहाँ छोटा सा कहीं जलाशय है, वहीं पर 2-4 घरों की बस्ती रहती है। और फिर उससे 2-3 किलोमीटर दूर जाइए, क्योंकि बीच में फिर ककरीली पथरीली मिट्टी है, कोई रिसोर्सेज नहीं है, सस्टेनेंस के लिए कोई रिसोर्स नहीं है। फिर वो दूर जा करके जहां फिर पानी का क्षेत्र होगा, ये थोड़ा कृषि योग्य क्षेत्र होगा, वहां कुछ खेती भी करते होंगे, या वनों से जो पदार्थ प्राप्त करते हैं वो वहां उनको आसानी से मिलते होंगे। तो वनों में भी देखिए आप ऐसे आइसोलेटेड, परिक्षिप्त, एक बस्ती यहां पर, फिर दूसरी बस्ती 5 किलोमीटर पर, और छोटे छोटे पर्वतीय क्षेत्रों में भी जल की उपलब्धता आप प्राय सुनते रहते हैं। कभी कभी 5-5, 6-6 किलोमीटर तक लोगों को पानी का कैन या घड़ा लेकर के पानी के लिए जाना पड़ता है पेयजल के लिए। अब जाहिर है कि जहां पर पानी की सुविधा है वहां पर एक बस्ती बन जाएगी, छोटी या बड़ी, कोई हैमलेट बसेगा, नो डाउट वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। लेकिन फिर 7-8 किलोमीटर तक जल की आपूर्ति का कोई साधन नहीं है, बट नेचुरल वहां बस्तियां नहीं होंगी, फिर किसी जल स्रोत के आसपास बस्तियां होंगी। चाहे रेगिस्तानी भागों की, राजस्थान की बात करें, अभी गुजरात के मैदानों का जिक्र आया था, वहां पर भी ऐसी परीक्षित बस्तियां पाई जाती हैं। अब आप देखें मेघालय में है, उत्तराखंड में है, केरल में है, तो संसाधनों की उपलब्धता अगर छितराई हुई है तो बस्तियां भी छितरा जाती हैं, सिंपल। अब केरल की बात करें, बस्तियां छोटी छोटी और दूर तक क्यों बिखरी हुई है? आप सब जानते हैं वहां पर बैक वाटर्स हैं, पश्च जल है, लैगून्स छोटी छोटी हैं, जिनके किनारे किनारे मछुआरों की बस्तियां कभी कभी तो रेडियल पैटर्न में, कभी सर्कुलर पैटर्न में, जिस तरीके का भी जलाशय है वहां मछली पकड़ने वालों की बस्तियां उसके किनारे किनारे बसी हैं, लेकिन दूर दूर छितराई हुई, हैमलेटेड है। इसीलिए आप ध्यान दें, ये जो तमाम कारक हमने पढ़े, बस्तियों के प्रकार हमने पढ़े, जो किस पर बेस्ड थे? इंटर हाउस स्पेसिंग पर बेस्ड थे, और 2 बस्तियों के बीच में दूरी पर बेस्ड थे। इन सारे कारकों के कारण आप कभी कभी देखेंगे हमारे
जो रूरल सेटलमेंट्स हैं उनकी ज्योमेट्रिकल डिजाइन भी अलग अलग दिखती है। जैसा हमने अपने उस वीडियो में ह्यूमन ज्योग्राफी सीरीज में जो वीडियो हमने सेटलमेंट्स पर किया था, वहां हमने आपको बताया था जो पैटर्न्स हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, लीनियर हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं, रेडियल हो सकते हैं। जैसे एक उदाहरण हमने अभी केरल का दिया, जहां पर डिस्पर्स सेटलमेंट है, सर्कुलर या सेमी सर्कुलर रेडियल पैटर्न आपको दिखेगा ज्योमेट्री के हिसाब से। कहीं दूर दूर तक नदियों के किनारे या नहरों के किनारे कृषि क्षेत्र हैं तो लीनियर पैटर्न आपको दिख जाएगा। तो ये बात हुई रूरल सेटलमेंट्स की टाइप्स की, और भारत में वो कहाँ कहाँ पर हैं और उनके कौन से कारक उसके लिए उत्तरदायी हैं। अब अंत में हम एक छोटी सी और बात करेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ एन इंडियन विलेज। भारत के गांव की आकारिकी, भारत के गांव का एक खास कैरेक्टर क्या है। आप देखेंगे हमारे देश के सभी गांव, सभी रूरल सेटलमेंट्स, मैं फिर दोहरा रहा हूं, अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट पर अपनी लाइफ सस्टेनेंस के लिए निर्भर करते हैं। अपनी आवश्यकता के लिए वो अपने आसपास के पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। अब उनके चाहे घर बनाने के तरीके हों, चाहे उनके घरों का अब तरीका देखिए क्या है। जैसे बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वर्षा बहुत अधिक होती है, जलवायु एक फैक्टर आएगा। कच्चे घर प्राय होते हैं भारतीय गांवों में। अब अधिक वर्षा वाले गांव हैं तो वहां पर छतें कैसी होंगी, फ्लैट और प्लेन नहीं, कम होती हैं। वहां पर आपको खपरेल या दैचिंग इस तरीके से स्लांटिंग रूप्स वाली, वर्षा की मात्रा घटती जाएगी। आप देखेंगे पूर्व में वर्षा की मात्रा अधिक होती है, आप पश्चिम बंगाल बिहार की ओर से देखें, और पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। तो पश्चिमी क्षेत्र में आप देखेंगे फ्लैट छत वाली, चाहे कच्चे घर है तो भी फ्लैट छत, क्योंकि वहां वर्षा अधिक नहीं होती, थोड़ा ढाल बना करके वो काम चला लेते हैं। कच्ची छतें भी फ्लैट होती हैं, लेकिन जैसे जैसे पूर्व की ओर बढ़ेंगे वर्षा अधिक होती है तो फिर स्लांटिंग रूप्स मिलेंगी। तो इसके साथ साथ भारतीय गांव की कुछ खास विशेषताएं हैं। जैसे शायद ही कोई आप गांव, मैं शायद ही कह रहा हूं, हो सकता कोई हैमलेट पूर्वा नंगला हो वहां ना हो, लेकिन जो पेरेंट विलेज है, बड़े गांव है, गुच्छित बस्तियों वाले गांव है, वहां आपको टेम्पल जरूर मिलेगा। ये हमारे सोशल सिस्टम्स की देन, वहां सोशल सिस्टम्स का प्रभाव है। तालाब जरूर होगा, क्योंकि सारे काम तालाब से है, पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं गांव वाले तालाब पर। कच्चे घर हैं, हर बरसात में उनके घर टूट जाते हैं, बह जाते हैं, उसी तालाब से मिट्टी लाते हैं, फिर अपने घरों पर रखते हैं, और वो मिट्टी बह करके फिर उसी तालाब में जाती है। तो मंदिर अवश्य दिखेगा आपको, तालाब अवश्य दिखेगा। कुछ कम्युनिटी रिसोर्सेज के रूप में, तालाब भी कम्युनिटी रिसोर्सेज के रूप में है। कुछ ऐसे स्थान चरागाह हो सकते हैं, या मेले या हाट लगने वाले जो कॉमन प्लेसेस हैं, हर गांव में आपको मिलेंगे। और गांव की अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी पूरी तरीके से लैंड बेस्ड है भारत के हर गांव की। आपको ट्रीज एंड ग्रूव्स, पेड़ पौधे, बाग बगीचे हर गांव में मिलेंगे। नो डाउट जनसंख्या बढ़ने के साथ अब वो कट रहे हैं, नहीं तो आप 4-5 दशक पहले की बात करें तो किसी गांव को दूर से पहचानना है तो या तो वहां टेम्पल दिख जाता आपको, ये अमुक गांव है, यहां पर ये मंदिर है, जो कि पहले बहुत कठिन था टेम्पल के अलावा, क्योंकि आसपास से ग्रुप्स एंड गार्डन्स, ट्रीज, ट्री क्रॉप्स जो उगाते हैं लोग, जो प्लांटेड ट्रीज हैं, वो जरूर गांव में आपको दिखाई पड़ते। तो ये चर्चा हुई भारत के ग्रामीण आदिवासियों की, उन आदिवासियों को, उनके टाइप्स को कैसे कैसे प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक, ये सब हमने चर्चा की। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा इस सीरीज में आएगा, अर्बन सेटलमेंट्स इन इंडिया, उसमें हम भारत के नगरीय बस्तियों की चर्चा करेंगे।
मुझे आशा है कि आप को ये वीडियो पसंद आएगा। और पहले की बात मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा, वीडियो को ध्यान से देखें और अपनी प्रतिक्रिया, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें ताकि हम और बेहतर कर सकें। होप यू एंजॉयड दिस। थैंक यू वेरी मच।